Hello children, let's begin with today's class. And today, as I already told you and I already have shared notes of the topic, so you must be knowing that the topic which I am starting today is fluid and electrolyte imbalance, or you can say care of the patient with fluid and electrolyte imbalance. Okay, so now the very first thing is, what is fluid and electrolyte imbalance? So first of all I will be telling you about fluid imbalance. Okay, ये दो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, fluid and electrolyte imbalance. तो इसमें से पहले सबसे मैं आपको बता रही हूँ fluid imbalance के बारे में. So fluid imbalance हमारा जो है that basically is an imbalance. So yeah, first of all I will be telling you about fluid imbalance. Now fluid imbalance means what? Fluid imbalance is an imbalance in the fluid content of the body. Okay, or you can say when the body's compensating mechanism, or when the body gets unable to maintain the fluid homeostasis or the homeostatic state of the body, that is known as fluid imbalance. जब बॉडी में फ्लूइड जो कंटेंट है बॉडी का, when that gets imbalanced, किस वजह से ये हो सकता है? क्योंकि आपकी बॉडी में बिकॉज ऑफ एनी रीजन द बॉडी इज अनेबल टू मेंटेन द होम्योस्टैटिक, और यू कैन से होम्योस्टैटिक स्टेट और द होम्योस्टेसिस. सो जब बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर पाती है, होम्योस्टैटिक स्टेट को मेंटेन नहीं कर पाती है, बॉडी का कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म जो है वो फेल हो जाता है या फिर वो पार्शियली इम्पेयर्ड हो जाता है, दैट इज नोन एज फ्लूइड इम्बैलेंस. नाउ दिस फ्लूइड इम्बैलेंस कैन बी द फ्लूइड डेफिसिट. फ्लूइड कम भी हो सकता है, फ्लूइड इम्बैलेंस बोल रहे हैं ना हम, ये नहीं बोल रहे हैं कि फ्लूइड कम है. सो फ्लूइड इम्बैलेंस में आपको ये जो फ्लूइड है दैट कैन बी डेफिसिट, द फ्लूइड कैन बी एक्सेस. फ्लूइड या तो डेफिसिट हो सकता है, मतलब कम हो सकता है बॉडी में, या तो फ्लूइड एक्सेस हो सकता है, मतलब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है. एंड ऑल्सो इट कैन बी ड्यू टू सम इम्बैलेंस इन द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स का है तो स्पेसिफिकली उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी इंक्लूड हो जाएगा. ओके, सो दैट इज अबाउट द फ्लूइड इम्बैलेंस. अभी फ्लूइड इम्बैलेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि नाउ द फ्लूइड इम्बैलेंस ऑल्सो हैज़ गॉट टू थिंग्स गोइंग ऑन. दैट इज द वेरी फर्स्ट इज फ्लूइड डेफिसिट. इट कैन बी ईदर फ्लूइड डेफिसिट और इट कैन बी द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस. So first of all we will be dealing with fluid volume deficit. That what exactly is fluid volume deficit? Fluid volume deficit देखो बेटा हमारा क्या होता है, डेफिसिट वर्ड हम जहाँ पे यूज़ करते हैं, डेफिसिट वर्ड बना है डेफिशिएंसी से. डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी, डेफिसिट का भी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी. सो जब भी हम बोल रहे हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, मतलब फ्लूइड की कमी के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हमारा जो है दैट कैन बी कॉज्ड because of the deficiency in the amount of water in the body, or it can also happen because of the amount of deficient electrolytes in the body. जब बॉडी में क्या स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस. एक्स्ट्रा सेलुलर हम जानते हैं सेल्स के बारे में, सेल्स आर देयर. सेल्स बहुत सारे मिल करके बनाते हैं टिश्यूज़ को. सेल्स के अंदर की जो जगह होती है, लाइक इफ दिस इज अ सेल, सो द स्पेस विद इन द सेल इज नोन एज इंट्रासेल्युलर स्पेस. इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर, इंट्रासेल्युलर स्पेस. इंट्रासेल्युलर स्पेस मतलब सेल के अंदर का स्पेस. सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेस, और उस जगह में जो फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. वैसे ही सेल्स के बाहर भी कुछ स्पेसेस होती हैं. द स्पेसेस आउटसाइड द सेल इज नोन एज द एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेसेस, एंड द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेसेस आर नोन एज द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. ठीक है, सो फार. सो एक्स्ट्रा जब भी अभी हम बात किस बारे में कर रहे हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मेनली हमारा तब होता है जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस में
फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स, सिर्फ फ्लूइड या फिर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, जो दोनों का जो रेंज है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, दैट लीड्स टू फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ओके, जब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट में डेफिशिएंसी आती है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाए, सोडियम कम हो जाए, सोडियम इज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो जब कम हो जाए तो उसकी वजह से होता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ठीक है। सो इस फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को एक और टर्म दिया है, एक और टर्म है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के लिए, दैट इज हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया, जैसे अगर हम बात करते हैं लो बीपी की, सो लो बीपी इज नोन एज हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब लो बीपी। वैसे यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, तो फ्लूइड का वॉल्यूम डेफिसिट है और कम है, मतलब तो इसका मतलब है हाइपोवोलीमिया। वोलीमिया मतलब जो वॉल्यूम है वो हाइपो है, वो कम है, तो हाइपोवोलीमिया। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, दैट्स व्हाई इज आल्सो नोन एज हाइपोवोलीमिया। ओके, सो yeah, this mainly happens in fluid volume deficit, and fluid volume deficit में actually what happens, I don't think इसके आगे और ज़्यादा आपको बताऊंगी तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। So okay, so now comes that the most important, or you can say the evident characteristics of the patient who is having हाइपोवोलीमिया। जिस पेशेंट को या जिस पर्सन को हाइपोवोलीमिया हो जाता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, यू कैन से। सो देयर विल बी वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा ओवर द वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वजन घट जाएगा। ओके, देन डिक्रीज स्किन एंड टंग टर्गर, जो स्किन टर्गर है और जो टंग टर्गर है दैट विल डिक्रीज। Okay, then dry mucous membrane, the mucous membrane will always or will mostly be dried, जैसे बहुत सूखा सूखा, हमेशा मुंह सूखा रहेगा, लिप्स जो है वो ड्राइड रहेंगे, स्किन बहुत ड्राई डिहाइड्रेटेड रहेगी। ओके, these symptoms can be there. यूरिन आउटपुट विल बी लेस देन 30 ml per hour, यूरिन आउटपुट जो है वो 30 ml per hour से भी कम रहेगा in a person. In a normal person it should be 60 to 80 ml पर आवर, और यहाँ पे वो 30 ml से भी कम रहेगा। ओके, सो देन ऑल्सो देयर विल बी वीक एंड रैपिड पल्स, जो पल्स होगी हमारी, जो पल्स हम फील करते हैं, दैट पल्स विल बी वेरी वीक एंड वेरी रैपिड, बहुत जल्दी जल्दी आएगी पर बहुत कम पल्स रहेगी, इट विल बी वेरी वीक एंड वेरी रैपिड पल्स। देन द पेरिफेरल वेन्स विल बी स्लोली फिलिंग, जो पेरिफेरल वेन्स हैं, मतलब जो हमारे हाथों पैरों में जो वेन्स गई हुई हैं, वो वेन्स की जो फिलिंग है, जो ब्लड फिलिंग है, वो भी बहुत धीरे धीरे होगी। ओके, देन ऑल्सो इट कैन लीड टू डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर सच एज 95 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, बॉडी टेम्परेचर भी डिक्रीज हो सकता है इसकी वजह से। 98.6 इज द नॉर्मल टेम्परेचर, राइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट विच विल डिक्रीज टू 95 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सीवीपी जो पेशेंट का होगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है इट विल रेंज लेस देन 4 सेंटीमीटर वाटर और 4 सेंटीमीटर H2O, जो सीवीपी होगा वो 4 सेंटीमीटर H2O से कम होगा। ओके, देन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बन विल ऑल्सो बी एलिवेटेड, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारा जो है वो भी एलिवेटेड रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन की रहेगी दैट विल ऑल्सो बी वेरी high. Then I think this much is enough for you. Oliguria will be there. Oliguria means when there is a decreased amount of urine, or when there is decreased amount of the passage of the urine. Decreased amount क्यों रहेगा, जब बॉडी में फ्लूइड कम है, जब फ्लूइड कम है तो निकलेगा भी कम। ओके, तो मतलब जो यूरिन हम पास कर रहे हैं वो भी बॉडी से जो एक्सक्रीट आउट होने वाला फ्लूइड है दैट विल ऑल्सो बी वेरी लेस, सो दैट इज oliguria will be there. ठीक है, so altered sensorium can be there, the patient can have altered senses, the patient can have
some impaired sort of the patient sometimes will be conscious, sometimes the patient will be not oriented to the place, कहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, कौन है ये मेरे साथ में. कभी कभी पेशेंट का बिहेवियर बहुत ऑल्टर्ड रहेगा, पेशेंट विल बी रिएक्टिंग वेरी रेस्टलेस, बहुत रेस्टलेस हो सकता है कभी कभी. ठीक है. सो ऑल दीज सिम्टम्स विल बी प्रेजेंट इन अ पेशेंट हु इज सीन टू हैव द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. अभी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के पेशेंट के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या हो सकता है, और व्हाट शुड बी द नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू असेस द पेशेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है या नहीं है, उसके लिए सही से पेशेंट को असेस करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज, इफ यू नो दैट द पेशेंट हैज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, सो यू नीड टू सी फॉर द वर्सनिंग ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, कि पेशेंट का जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है वो किस लेवल तक हो चुका है, पेशेंट को किस लेवल तक डेफिसिट है पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम का, ज़्यादा है, कम है, या फिर मतलब व्हाट काइंड ऑफ यू कैन से हाउ मच और व्हाट इंटेंसिटी और हाउ मच इज द फ्लूइड वॉल्यूम deficient in the patient. Okay, so this you have to see. Then next you have to administer the oral fluids. अगर पेशेंट को fluids allowed है, so you have to administer the oral fluids to the patient. So if the patient is on oral fluids, if the oral fluids are not restricted for the patient, so the patient can be given some oral fluids. Oral fluids जैसे कि we can give water, वी कैन गिव इलेक्ट्रोलाइट वाटर टू द पेशेंट. वाटर दे सकते हैं. अगर पेशेंट को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो पेशेंट को प्लेन वाटर ज़्यादा नहीं देना है. प्लेन वाटर के साथ देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन. इलेक्ट्रोलाइट्स एज इन वी कैन टेक द इलेक्ट्रॉल पाउचेस आते हैं, वो हम ले सकते हैं रेडीमेड, या फिर सॉल्ट और शुगर को और वाटर को ऐड करके यू कैन मेक अ सोल्यूशन. ORS टाइप का सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड. और पेशेंट कैन बी गिवन जूसेस, फ्रूट जूसेस दे सकते हैं पेशेंट को, सूप दे सकते हैं, दाल का पानी कैन बी गिवन. ओके, राइस वाटर कैन बी गिवन. ऑल दीज लिक्विड्स और द ओरल फ्लूइड्स कैन बी गिवन टू द पेशेंट इफ ओरल फ्लूइड्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड. IV फ्लूइड्स पेशेंट को दे सकते हैं अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, पेशेंट को अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन, सो IV फ्लूइड्स कैन बी गिवन. Then we also have to provide oral care to the patient. Oral care क्यों देनी, क्योंकि sometimes पेशेंट को जब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, टंग का जो टर्गर होगा दैट विल बी इम्पेयर्ड टर्गर होगा टंग का. टंग कोटेड हो सकती है. टंग कैन ऑल्सो बी वेरी ड्राई एट द टाइम्स. सो अगर टंग जो है वो कोटेड रहेगी तो पेशेंट विल नॉट बी फीलिंग टू हैव एनीथिंग, कुछ खाने का या कुछ पीने का मन नहीं करेगा. So in that condition also you need to provide oral care to the patient. Oral care provide करोगे तो क्या होगा, उससे the tongue will also be moisturized and also it will be very clean. So it will promote a sense of well-being in the patient, and then the patient will be feeling to take fluids or will be feeling to have some food or some anything which is rich in fluid. Okay, so these are the things which can be done. पेशेंट की लिप्स जो है वो भी इट कैन बी ड्राई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिहाइड्रेशन. फ्लूइड कम है, बॉडी डिहाइड्रेटेड है, सो द लिप्स विल ऑल्सो बी ड्राइड. सो वी कैन ऑल्सो ल्यूब्रिकेट, वी शुड ऑल्सो ल्यूब्रिकेट द लिप्स ऑफ द पेशेंट टाइम टू टाइम. देन ग्लिसरीन, नॉर्मल सलाइन से आप वॉश कर सकते हो, ग्लिसरीन अप्लाई कर सकते हो, वैसलीन अप्लाई कर सकते हो, दैट कैन बी अप्लाइड. ओके, देन फ्रीक्वेंटली यू हैव टू ऑल्सो ऑफर फ्लूइड्स टू द पेशेंट. बार बार पेशेंट को फ्लूइड्स ऑफर करने हैं, बार बार इन द सेंस हर थोड़ी देर में, हर 10 to 15 मिनट्स में यू कैन ऑफर सम सिप्स ऑफ वाटर और सम सिप ऑफ फ्लूइड्स टू द पेशेंट. ओके, देन पेशेंट अगर फ्लूइड के लिए यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन द नीड ऑफ द फ्लूइड रिप्लेसमेंट. पेशेंट को ये भी बताना है कि क्यों हम ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड, दैट हैज़ टू बी टोल्ड टू द पेशेंट. Then also we need to see that whether the patient is able to swallow things properly or not. क्योंकि अगर पेशेंट को चीज़ों को swallow करने में प्रॉब्लम हो रही है, if the patient has some pain in swallowing, so that can lead to because of the pain while swallowing, patient ज़्यादा खाएगा या पिएगा नहीं. So that also we have to see, and accordingly we have to provide the very semi-solid sort of things or very liquidy things we can provide, or very gentle fluids can be given which are non-spicy and soothing. Okay.
that can be provided to the patient. So these are all the things which we can do. We can also see the intake and output of the patient while you are providing all the care to the patient. जब आपने सारी care provide करी, while you gave the juices, while you did everything what was necessary, then you also have to side by side monitor the intake and output of the patient. पेशेंट का इंटेक कैसा है, पेशेंट का आउटपुट कैसा है, कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, ऑल दैट हैज़ टू बी सीन प्रॉपरली. ओके, सो दैट कैन बी डन. And yeah, if the patient is able to, if the patient is not catheterized, पेशेंट को कैथेटर भी नहीं लगा है, पेशेंट अगर खुद से वॉइड करने जाता है तो पेशेंट को भी you have to teach कि हाउ द पेशेंट कैन हैव एन आइडिया हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि कितना पेशेंट ने इनटेक किया था और कितना द पेशेंट इज एबल टू वॉइड, कितना वो वॉइड करके निकाल रहा है, कितना उसने इनटेक किया था. So accordingly you can have an idea of the improvement or the worsening of the condition. So that can be done. Okay. So this was about the fluid volume deficit. First of all, I told you what is fluid volume imbalance. Then I told you that fluid volume imbalance has got two things going, which is the fluid volume deficit and the fluid volume excess. So in fluid volume deficit, then I told you that what is fluid volume deficit. Then what are the symptoms of fluid volume deficit, then what is actually the nursing intervention for fluid volume deficit. Now next is the fluid volume excess. Okay, so fluid volume excess हमारा क्या होता है? See what I told you in fluid volume deficit, that there will be the deficiency of the fluid and sometimes accompanied by electrolytes in the extracellular spaces. So now this fluid volume excess, basically what here is happening or what happening here is that in the extracellular spaces, when the excessive water and excessive electrolytes are there, electrolytes में specifically sodium, जब extracellular spaces में water बहुत ज़्यादा हो और sodium बहुत ज़्यादा हो. See why am I specifically mentioning sodium or why not me? Why is sodium specifically mentioned? Because एक चीज़ आप ध्यान रख लो कि सोडियम का काम क्या होता है, सोडियम वाटर को अब्जॉर्ब करता है. ठीक है, इफ नॉर्मली यू कीप सॉल्ट इन, यू नॉर्मली कीप सॉल्ट समवेयर, सॉल्ट को अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर रखो तो क्या होता है, सॉल्ट मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, सॉल्ट मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है. सो हियर ऑल्सो वी आर टेलिंग द सेम थिंग कि sodium, it's here also the same thing is happening, that when sodium is excessive or when there is sodium present at any place, so this sodium is you can say absorbing water or is retaining water in it. जिस जगह पे भी सोडियम ज़्यादा रहेगा उस जगह पे वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रुकेगा. वो सोडियम क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है और रिटेन करके रोक करके रखता है अपने पास. ठीक है, सो इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस व्हेन देयर इज एक्सेसिव वाटर एंड एक्सेसिव सोडियम इज प्रेजेंट, अगर सोडियम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर ज़्यादा नहीं भी होना होगा तो ज़्यादा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सोडियम क्या कर रहा है, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास खींच कर लेकर आ रहा है. ये सेल था, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस है. यहाँ पे अगर वाटर और सोडियम ज़्यादा है तो क्या होगा, इसकी टोनिसिटी ज़्यादा हो गई. ओके, दिस इज इसकी टोनिसिटी ज़्यादा हो गई. सो व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे सोडियम ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर स्पेसेस को आइसोटोनिक करने के लिए, टोनिसिटी को बैलेंस करने के लिए जो फ्लूइड होगा वो यहाँ से निकल करके सोडियम की तरफ चले जाएगा. आई एम टेलिंग यू व्हाट एक्चुअली हैपेंस. जब हम बात करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की तो क्या हम बात करते हैं, एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस है यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा होता है, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा हो चुका होता है. सोडियम ज़्यादा हो जाने की वजह से जो सेल्स हैं इंट्रा सेलुलर स्पेसेस से फ्लूइड निकल कर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आने लग जाता है, ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर स्पेसेस की टोनिसिटी बैलेंस हो सके, आइसोटोनिक हो सके, एक दूसरे के लिए ये आइसोटोनिक हो सके. ठीक है, इस चीज़ की वजह से यहाँ से निकल कर जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आ जाएगा. तो क्या होगा, धीरे धीरे जब बहुत सारा फ्लूइड यहाँ से निकल कर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आ जाएगा
तब दोनों की टोनिसिटी बराबर हो जाएगी। लेकिन जब तक दोनों की टोनिसिटी बराबर हो पाएगी तब तक इंट्रासेल्युलर स्पेसेस से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर जा चुका होगा एंड द सेल्स विल स्टार्ट टू डिप्लीट। सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने शुरू हो जाएंगे। अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो धीरे धीरे सेल्स की जो कंडीशन है वो ख़राब होने लग जाएगी, बिकॉज वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल चुका है। सेल्स डिग्रेड होने लग जाएंगे, उनकी डेथ होने लग जाएगी, ठीक है, डिहाइड्रेट होने लग जाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल करके इसको बैलेंस करने के चक्कर में, आइसोटोनिक करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फ्लूइड यहाँ से निकल करके यहाँ पे चले गया, इस वजह से। सो सेल्स हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाएंगे। और वेयर एज यहाँ पे तो सेल्स डिप्लीट होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर निकलकर फ्लूइड निकलकर बाहर आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड और सोडियम भी ज़्यादा पहले से ही था, अब वाटर भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा सोडियम और ज़्यादा वाटर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इट विल लीड टू एडिमा। यहाँ पे एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड होने की वजह से वो फ्लूइड क्या होगा, सेल्स के बाहर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ को। तो ये फ्लूइड टिश्यू स्पेसेस में भी चले जाएगा एंड इट विल कॉज एडिमा, स्वेलिंग आ जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एंड इफ एनीबडी इज नॉट गेटिंग इट इन वन गो देन डेफिनेटली यू कैन हैव 2 or 3 goes, सी इट। 2 बारी देखो, 3 बारी देखो, 4 बारी देखो, 4 बारी सुनो मैं क्या मैंने बोला, उसको समझने की कोशिश करो। सीधे एक बारी में यहाँ पे देख करके डाउट सेशन में मुझसे ये नहीं कहना कि मैम मुझे समझ नहीं आया था। अगर ये टिपिकल चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, आपने अभी ये सब पढ़ा नहीं है, एक बारी में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैंने अभी यहाँ पे बोला है, लिसन इट ट्वाइस और थ्राइस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3-4 लाइन सुनो और उतने को समझने की कोशिश करो। ट्राई टू प्रोसेस 2-3 लाइन्स एट वंस, ठीक है, फिर पूरा समझ में आ पाएगा। एक बारी सुन करके तुरंत डाउट सेशन में आकर के ये मत पूछो मैम मेरे तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आई। डोंट डू लाइक दैट। लिसन टू इट 2 or 3 times if you are not getting it, and still if you are not getting it then obviously I am available on the doubt sessions. That's not an issue. Okay, so this is what is happening in fluid volume excess. Now why this fluid volume excess happens? देखो fluid volume excess अगर किसी की, if anybody has the organs working properly, किडनी सही से काम कर रही है, हार्ट सही से काम कर रहा है, इफ योर बॉडी इज वर्किंग प्रॉपरली, तो क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में फ्लूइड ज़्यादा आ भी जाएगा तो क्या होगा, वो फ्लूइड टिश्यूज में चले गया, वो फ्लूइड यूरिन के थ्रू इट विल, यूरिन में, स्वेट में इट विल गो आउट ऑफ द बॉडी, एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। बट यहीं पे अगर आपका किडनी सही से काम ना करे, इफ योर हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो क्या होगा, देन दिस फ्लूइड विल कीप on retaining in the body itself. It is not excreting out of the body. बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, अंदर ही अंदर रुकते चले जा रहा है। So that will lead to edema and then further on problems can happen. Okay. So this is what basically is happening in fluid volume excess. ठीक है? So अब mainly ये जो हमारा fluid volume excess है, ये होता किस किस वजह से है? As I told you, if your kidney is not working properly, if any kidney disorder is there, renal disorders are there, if any congestive heart failure is there, if heart is not able to pump blood properly, तो क्या होगा, फ्लूइड हमारा जो है वो लंग्स में इकट्ठे होता रहेगा, वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होगा और एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं होगा इफ किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, अगर हार्ट प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा फ्लूइड का along with the blood. Then if kidney is not working properly, then also your extra fluid is not able to pass the body or is not able to excrete it from the body, and that again is leading to this excess fluid volume. Okay, then it is again leading to that. Okay, then next can be your liver cirrhosis. लिवर सिरोसिस क्या होता है, ये सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे। यहाँ पे टर्म्स यू कैन लर्न एंड देन इन सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल यू विल बी लर्निंग इट प्रॉपरली। लिवर सिरोसिस इज अगेन अ डिजीज कंडीशन ऑफ द लिवर। ओके, सो लिवर सिरोसिस इज देयर, कशिंग सिंड्रोम में हो सकता है ऐसा। देन अगर बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट को फ्लूइड एडमिनिस्टर कर दिया है, if too much of fluid has been administered to a patient, too much of IV fluid has been administered to a patient which was containing too much sodium in it, okay,
अगर किसी पेशेंट को ओवर जीलस एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाए, ओवर जीलस मतलब बहुत ज़्यादा, इफ़ अ पेशेंट इज undergone an overzealous administration of the IV fluids in which the sodium was present in a handsome amount of quantity, in a handsome quantity, or in a huge quantity, okay, that can also lead to this increased fluid, or you can say the excess fluid in the body, okay. Then अगर कोई बहुत ज़्यादा सोडियम रिच डाइट ले रहा है, if a person is taking diet in which is very rich in sodium, that can also lead to, because सोडियम ज़्यादा ले रहा है तो क्या होगा, सोडियम ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा रिटेन होगा बॉडी में, तो क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस कैन हैपन। कभी किडनी सही से काम कर रही है तो भी, हार्ट सही से काम कर रहा है तो भी, द वॉल्यूम वी शुड नॉट ट्राई टू ओवरबर्डन आवरसेल्व्स। किडनी को और हार्ट को ओवरबर्डन नहीं करना है बहुत ज़्यादा सोडियम लेके, या बहुत ज़्यादा सोडियम रिच डाइट लेके, या फ्लूइड्स को बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से बहुत इतना रिच नहीं लेना है। ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोडियम शुड बी टेकन, इट शुड नॉट बी टेकन मोर देन द requirement, because again it is going to burden the kidney and burden the heart, and also if the kidney and heart is not working properly, it can lead to the disorders, and it can also lead to the fluid which is continuously retaining in the body and is not able to excrete out of the body. Then now what will be the characteristics of the person who is having the excess fluid volume? अगर किसी पर्सन को एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्या सिम्टम्स होंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? आई टोल्ड यू व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, वेट लॉस वाज देयर हियर, बिकॉज फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है बॉडी के अंदर, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी टू मच ऑफ weight gain will be there, too much of weight gain in shorter period of time. Then also it can lead to peripheral edema in sense हाथों में और पैरों में एडिमा रहेगा, सूजन रहेगी बहुत ज़्यादा, स्वेलिंग विल बी देयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, ओके, बहुत ज़्यादा फ्लूइड बॉडी में रुका हुआ है, सो एडिमेटस कंडीशन विल बी देयर, पेरिफेरल एडिमा विल बी देयर, पेरिफेरल मतलब हाथों में और पैरों में स्पेसिफिकली, एंड द एडिमा विल बी ऑल्सो लाइक पिटिंग एडिमा रहेगा। पिटिंग एडिमा का क्या मतलब है, अगर फ्लूइड की वजह से इफ देयर इज एडिमा, तो अगर आप उस जगह को पिंच करोगे ना और छोड़ दोगे तो यू विल सी कि वो जो like if I am pinching my skin, if I am pressing this thing, not pinching is this thing, pressing, if I am pressing my skin like that and I am leaving it, it is again instantly it is coming back to normal। ऐसा तो नहीं है मैंने ऐसे गड्ढा किया और वो बहुत देर तक गड्ढा रहा, ऐसा नहीं रहेगा, मैंने प्रेस किया, if I am pressing it then as soon as I am taking my finger away it is coming back to normal, the skin is coming back to normal। But what happens in pitting edema mainly you can see it here, you can see it here as well। तो अगर आपने उस जगह को पिंच किया, अगर आपने उस जगह को प्रेस किया और आपने हाथ हटाया तो बहुत तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उस स्किन को वापस से नॉर्मल, नीचे से ऊपर डिप्रेशन से वापस सही होने में। दैट इज नोन एज पिटिंग एडिमा। वेन एवर यू सी सच काइंड ऑफ एडिमा, इट इज नॉट जस्ट एडिमा, इट इज नोन एज पिटिंग एडिमा, ओके। सो नॉर्मल स्वेलिंग भी होती है। स्वेलिंग में क्या होता है, स्वेलिंग में आप पिंच करके छोड़ दो, स्वेलिंग है उसके बाद भी वो तुरंत से स्किन नॉर्मल हो जाती है, ओके, इट इज अगेन कमिंग बैक टू नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल स्वेलिंग और नॉर्मल इन्फ्लेमेशन। बट इन एडिमा और स्पेसिफिकली द पिटिंग एडिमा, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड ज़्यादा है तो पेरिफेरल एडिमा रहेगा। देन ऑल्सो अलॉन्ग विद द पेरिफेरल एडिमा वी कैन सी द डिस्टेंडेड नेक वेन्स। जो नेक वेन्स हैं हमारी वो बहुत डिस्टेंडेड दिखाई देंगी, बहुत ज़्यादा उभरी हुई, बहुत निकली हुई और बहुत फूली हुई दिखाई देंगी, okay, distended neck veins. Also the peripheral veins will be distended, the veins in the periphery will also be distended. Then next is the CVP हमारा, जब अभी हमने पीछे पढ़ा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में, तो वहाँ पे CVP 4 से कम हो रहा था। यहाँ पे जो CVP है दैट विल बी ओवर 11 सेंटीमीटर H2O। नॉर्मल रेंज CVP का होता है 0 to 10 सेंटीमीटर H2O, नॉर्मल रेंज 0 to 10 सेंटीमीटर H2O। ये 0 to 10 जो नॉर्मल रेंज है वो इन द केस ऑफ दिस थिंग फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इट इज 4 सेंटीमीटर H2O। इन केस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस तब CVP बढ़ रहा है बाय ऑलमोस्ट यू कैन से 1 विच इज 11 सेंटीमीटर H2O। CVP के लिए इतना परेशान मत हो जाना, सेकेंड ईयर में यू विल बी लर्निंग एवरीथिंग,
Okay, so next symptom is crackle and wheezing sound from the lungs. Crackles and wheezing sound. Wheezing sound जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ while I was teaching you the this thing congestion, I was teaching in the steam inhalation. Sorry. Yeah, wheezing is actually a sound which comes from the lungs while a person breathes. If anybody has some congestion in the airway, or if anybody has some asthmatic condition, you can say, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें कि हमारा जो ल्यूमन है that gets narrowed. The lumen gets narrowed because of any congestion or because of you can say some condition which leads to drying of airway, या बहुत सारे secretions सूख कर जम गए हैं in the lungs, so sputum, so that leads to wheezing. जब सांस लेते हैं तो सीटी जैसी आवाज आती है, सीटी जैसी आवाज आती है, like a whistle. Okay, so that is known as wheezing. Crackle sound is again one of the abnormal sounds, which is like crackle sound is again not the, like while we breathe we do not have a sound while we breathe, but in this one, while we are talking about this particular, so that is also a sound which is abnormal, which shows like the breathing is labored, or when a crackling noise comes basically while the person breathes, inhales and exhales. That is the sounds. Also there will be polyuria. Polyuria is excessive passage of urine. Oliguria is decreased amount of urine. Polyuria is बहुत ज़्यादा, oliguria is बहुत कम urine का passage. So there will also be polyuria because in the body there is excess fluid. So if fluid is excess in the body, then the urine passage will also be, or the urinary excretion will also be too much. Okay, so polyuria will be there. Ascites can be there. Then pleural effusion can be there. Ascites is the collection of the fluid in the abdominal cavity, that is known as the ascites. Then pleural effusion can happen. Then blood urea nitrogen, which was elevated in the fluid volume deficit, will be here deficient, or the decreased, not deficient, decreased. The blood urea nitrogen level will be decreased in the fluid volume excess. Then the pulse, वहाँ पे pulse मैंने आपको कैसे बताया था कैसा होता है, weak and rapid. Here the pulse will be bounding and full pulse. Bounding मतलब बहुत ज़्यादा, you will see like it's jumping like anything. Okay, so this jumping in a sense you cannot be seeing it obviously. I'm just giving an example. Bounding means you will be clear with the pulse, and it will not be weak. It will be bounding and it will be a full pulse. Okay. Then also there will be some yeah, I think this much is enough. So now the next is nursing interventions for fluid volume excess. What will be the nursing interventions for the fluid volume excess? So we have to, as in the fluid volume deficit we were assessing for the presence of fluid volume deficit, वैसे यहाँ पे हम देखेंगे पहले पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है या नहीं, असेस करेंगे क्लियरली एंड प्रॉपरली. सो वंस वी आर श्योर दैट द पेशेंट हैज फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, देन वी हैव टू चेक फॉर द सीवियरिटी ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस. सेम जो चीज़ हमने वहाँ पे की थी वही यहाँ पे कर रहे हैं. उसके बाद देन वी हैव टू इंकरेज द पेशेंट टू अडहेयर टू सोडियम रिस्ट्रिक्शन. पेशेंट को बोलना है कि सोडियम रिस्ट्रिक्शन के साथ स्ट्रिक्ट होकर रहे. स्ट्रिक्टली सोडियम को वो रिस्ट्रिक्टेड रखे अपनी डाइट में, अपने फ्लूइड्स में, इन एवरीथिंग. द सोडियम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड इन द डाइट. इट शुड नॉट, इट शुड, इफ कैन बी अवॉइडेड, इट शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड. ओके, सो दैट कैन बी डन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो. ये नहीं कि अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, यू कैन नॉट गो योर सेल्फ एंड यू कैन से डू नॉट टेक सोडियम एनी मोर इन योर डाइट. Completely avoid taking sodium in your diet. The doctor has to prescribe it and you have to convey it to the patient, and you have to tell her or tell him that what alternatives can be taken. Okay, so like that we can do.
अगर पेशेंट ने सोडियम रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, उसके बाद भी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होता जा रहा है, पेशेंट का किडनी सही से काम कर रहा है, पेशेंट का हार्ट सही से काम कर रहा है, तब भी बॉडी से अगर फ्लूइड सही से निकल नहीं रहा, मतलब इफ स्टिल द पेशेंट इज हैविंग दिस फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस या फिर सोडियम रिटेन हो रहा है बॉडी में, तो देन वी नीड टू सी फॉर द सोर्सेज ऑफ द सोडियम आउटसाइड द डाइट। डाइट के अलावा जो कुछ सोर्सेज हो सकते हैं, डाइट के अलावा इन द सेंस अगर वो डाइट में डायरेक्टली सोडियम नहीं ले रहा है, सॉल्ट डालकर या सोडियम ऐड करके नहीं खा रहा है, तो फिर हमें ये देखना है कि इन व्हाट फूड स्टफ्स नेचुरली सोडियम इज प्रेजेंट। तो जिन चीज़ों में नेचुरली सोडियम प्रेजेंट होता है उन चीज़ों को भी हमें फिर पेशेंट से कहना है अवॉइड करने के लिए। ओके, सो दैट कैन बी डन। देन पेशेंट को हमें इंकरेज करना है कि अगर पेशेंट काम वगैरह जो भी करता है वो, या फिर वॉट एवर द पेशेंट इज डूइंग, वी हैव टू इंकरेज रेस्ट इन बिटवीन। रेस्ट पीरियड को भी इन बिटवीन वी हैव टू इंकरेज। पेशेंट को बोलना है कि थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा वो रेस्ट ले लिया करे, प्रॉपर लाइंग पोजीशन में आ जाया करे। क्यों लाइंग पोजीशन में आने के लिए बोल रहे हैं? लाइंग पोजीशन इन द सेंस लाइंग पोजीशन, सुपाइन और लेटरल, और यू नो जिस पोजीशन में लेटते हैं हम। सो पेशेंट विल बी इंकरेज टू टेक सम रेस्ट इन बिटवीन। पेशेंट विल बी ऑल्सो इंकरेज टू come in lying positions often because the lying position favors the diuresis. lying position help करती है diuresis के लिए। diuresis का क्या मतलब है? excess fluid को बॉडी से निकालने में हेल्प करता है, किडनी को वो हेल्प करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाले। ओके, सो जो भी एडेमा है फ्लूइड की वजह से, तो वो फ्लूइड जो है वो वहाँ से बाहर आ पाएगा अगर पेशेंट आराम करेगा, लेटेगा तो। ओके, सो वी हैव टू ऑल्सो मॉनिटर द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू डायूरेसिस। अगर पेशेंट को डायूरेटिक्स हम दे रहे हैं, डायूरेटिक्स हमारे कुछ मेडिसिन होते हैं जिनको यूज़ करके हम पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायूरेटिक्स हमारे मेडिसिन होते हैं, लाइक antipyretics are there, analgesics are there. वैसे ही there is a category of the drug that is known as diuretics. Diuretics helps in improving the urinary output of the patient. यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं। यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं क्या? You can simply say it helps for आउटपुट को बढ़ाएंगे तभी तो फ्लूइड बॉडी से बाहर आएगा। So it is helping in improving the excretion of the urine from the body. ओके, सो वी हैव टू ऑल्सो सी द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू डायूरेटिक्स। जो डायूरेटिक्स हम पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट का रिस्पॉन्स उनके लिए कैसा है, कंडीशन इंप्रूव हो रही है, नहीं हो रही है, उसकी वजह से क्या कंडीशन है, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी। देन वी हैव टू ऑल्सो टीच द पेशेंट, वही सेल्फ मॉनिटरिंग करने के लिए बोलना है पेशेंट को कि कितना फ्लूइड वो ले रहा है, कितना फ्लूइड उसकी बॉडी से निकल रहा है। तो पेशेंट को हमें टीच करना है फॉर द सेल्फ मॉनिटरिंग एज वेल, so that if the patient is not getting any assistance, or if the patient is at home, nobody is there to see or to check, then also the patient can have some idea and patient can give the same data to the nurse or to the doctor, and then proper information can be collected like that. Okay, then next is also sometimes because of fluid volume excess the patient can feel dyspnea or orthopnea. So these symptoms can also happen. तो अगर पेशेंट को डिस्निया या फिर पेशेंट को अगर ऑर्थोपनिया फील हो रहा है, डिस्निया इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑर्थोपनिया इज obviously you cannot tell, and I'm sure you will not be able to tell it if I would have asked in the class as well. Write down the terms anywhere. Okay, whatever terms I tell you and whatever terms you do not know, have a copy and write down the terms. Okay, so ऑर्थोपनिया हमारा क्या होता है? It is the difficulty in breathing while the person is in a particular position, sitting या standing. If a person is sitting or if a person is standing, तो अगर या तो बैठते टाइम पे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है या तो खड़े होने के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। जब एक पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, दैट इज नोन एज ऑर्थोपनिया। ठीक है, सो इफ द पेशेंट suffers or faces dyspnea or orthopnea, then the best position to give the patient is the semi-fowler's position. तो पेशेंट को उस कंडीशन में हमें semi-fowler's position देना है, that is best to be given, क्योंकि semi-fowler's की वजह से I told you 100 times I believe
that the semifowlers helps in the expansion of the thoracic cavity and the expansion of the lungs besides that. Okay, so that will be helping in the proper breathing, and that will provide relief from dyspnea. Okay, so now the next is we have to turn the position of the client, or we have to turn the patient frequently, proper time पे, हर आधे घंटे में या हर एक घंटे में, या you can say depending upon the necessity we have to change the client's position, क्योंकि we have to also see the, as I told you, because of some particular position, first of all the breathing problems can be there, then also it can position is helping in reducing edema. कैसे पोजीशन हेल्प कर रहा है, लाइन पोजीशन हमें हेल्प कर रहा है यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाने के लिए, या फिर यू कैन से एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए. सो उसकी वजह से हमें प्रॉपर फ्रीक्वेंटली जो पोजीशन है दैट शुड बी चेंज्ड. देन ऑल्सो वाइल वी आर चेंजिंग द पोजीशन, तो सबसे बड़ा रीज़न एक और है पोजीशन चेंज करने का, वो ये है कि व्हाट हैपन्स इन फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, the fluid is getting accumulated in the body, the fluid is getting retained in the body. जब फ्लूइड बॉडी में रिटेन हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो स्किन है वो एडिमा हो रहा है. वहाँ पे जिस जगह पे एडिमा रहेगा वहाँ पे स्किन ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. whenever the body is edematous, whenever the skin gets edematous, or the tissues basically, so whenever there is some edematous condition, or the particular part gets edematous, that is more prone to have the skin breakdown. तो इसीलिए हमें पोजीशन चेंज करते रहना है. क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट को एडिमा है, पेशेंट कॉन्शियस भी नहीं है, पेशेंट का पेशेंट खुद से पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, और आप भी अगर पेशेंट का पोजीशन चेंज नहीं करोगे, दैट विल अगेन लीड टू व्हाट, डेक्यूबिटस अल्सर. इट कैन लीड टू डेक्यूबिटस अल्सर. ओके, सो एंड ऑल्सो बिकॉज एक ही पोजीशन में बहुत देर तक लेटने की वजह से इट कैन लीड टू इट विल कॉज एक्सेस प्रेशर ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया, दैट कैन लीड टू सम सर्कुलेशन विल ऑल्सो बी गेटिंग इम्पेयर्ड बिकॉज ऑफ दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पोजीशन प्रॉपर चेंज नहीं करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हो सकता है. देन अगैन इट कैन लीड टू द स्किन विल बी गेटिंग मॉइस्ट देयर, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो सकता है वहाँ पे, उसकी वजह से इट कैन लीड टू द प्रेशर अल्सर और द डेक्यूबिटस अल्सर. It can lead to the further complications only then. Nothing is getting better then. Okay? So ये आपका था overall fluid volume deficit and fluid volume excess. और you can see fluid imbalance in short. आज मैंने आपको total बता दिया है what is fluid volume imbalance. कल मैं आपको बताऊंगी what is electrolyte imbalance and what basically are electrolytes. Okay? So yeah, I hope I made everything clear, and if you do not, I am repeating myself again and again, if you do not get this topic at once, एक बारी में जिसे ये टॉपिक समझ में नहीं आए, do not panic. This is a topic which is more, you can say, complicated than the rest of the topics which you have been taught. ठीक है, it is a bit of complicated नहीं है, पर आपने ये चीज़ें पहले कभी पढ़ी नहीं है, तो यू माइट फील अ बिट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग. इतना डिफिकल्ट वैसे कुछ भी नहीं है, आपने इससे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स पढ़े हैं, बट दिस हियर इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू अप्लाई ऑल दीज इन द प्रैक्टिकल फील्ड. ठीक है, इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है, लर्न करना है. प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल फील्ड में, क्लिनिकल्स में ये सारी चीज़ें काम आएंगी. ठीक है, सो अगर एक बारी में किसी को नहीं समझ में आता तो परेशान नहीं होना कि ये क्या है, ये तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा. इट्स ओके, यू कैन वॉच द वीडियो 2 or 3 times. मैंने आपको नोट्स भी दे रखे हैं. एक बात और, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, द नोट्स विच आई गेव यू आर टू वास्ट एंड आर वेरी मच इन डेप्थ. यू डू नॉट नीड दैट मच इन GNM. उतना ज़्यादा आपको नहीं चाहिए. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डीप में है, उतना आपको नहीं चाहिए है. इसके लिए जो मैंने नोट्स दिए हैं उसको पूरा वैसे का वैसे लर्न करने की कोशिश मत करना, बुक से रटने की कोशिश मत करना. यू विल नॉट बी एबल टू. जिसको लग भी रहा है मैं रट लूँगी, लेकिन बाद में वो इवेंचुअली आप भूल ही जाओगे. ठीक है, तो उसको रखने की ज़रूरत नहीं है. जो मैं वीडियो यहाँ पे बना रही हूँ, आप एक बार नोट्स देख लो, नोट्स में क्या चीज़ है, फिर जो वीडियो यहाँ पे है आप वो वीडियो को देखो. वीडियो को देखते हुए जितना मैं वीडियो में बता रही हूँ, बस बुक में उतनी चीज़ों को ही रेफ़र करो. बुक में क्या है, जो मैंने नोट्स दिए हैं उन नोट्स से उतनी चीज़ों को ही रेफ़र करो. और नोट्स जो आप बनाओगे वो भी मैं जितनी चीज़ें यहाँ पे वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ, नोट्स सिर्फ उतनी चीज़ों के बनाना. जो मैंने नोट्स आपको शेयर किए हैं, रिटन नोट्स,
वो बहुत वास्ट है, उसको देख करके डिट्टो छापना नहीं कॉपी में। जो मैं बता रही हूँ, व्हाट एम आई टेलिंग हियर, व्हाट आई एम टेलिंग हियर राइट नाउ ऑन द वीडियो, you have to make notes of only that much content, that much is enough for you, otherwise you will be puzzling yourself out later, that will be your trouble only। क्योंकि पहले अगर आप उसमें से सब छाप करके अपने पास नोट्स बना लोगे, बाद में आप ही सोचोगे इसमें से क्या पढ़ें क्या चीज़ छोड़ें, समझ में नहीं आ रहा। तो हियर आई एम टेलिंग यू द सिंपलेस्ट वे विच यू कैन डू। ओके, सो या लेट्स start the electrolytes topic from tomorrow, and yeah, by 3 I did ask for everybody's notes, so I hope everybody have sent their notes in the form of PDF, and those who have not sent, I will have to have a particular meeting with those. So yeah, thank you class.